अस्सलाम वालेकुम लिसन व्यूअर्स, उम्मीद है सब लोग ठीक-ठाक होंगे। वेलकम टू द गली गेट शो पॉडकास्ट और मैं हूँ शायान और मेरे साथ मेरे बड़े भाई शहरियार। एंड ऑन टुडेज़ एपिसोड हम लोग पाकिस्तान के बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा ऑन देयर चांसेस इन द एशिया कप, देयर फर्स्ट गेम अगेंस्ट ओमान एंड देन देयर सेकंड गेम अगेंस्ट इंडिया। तो इंडिया ने अपना पहला गेम जीता है अगेंस्ट यूएई एंड दे आर ऑन टू अ विनिंग स्टार्ट। पाकिस्तान का गेम कल है जो कि अ, उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान जीत जाएगा। बट आप सबको पता है पाकिस्तान की क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, स्पेशली रिसेंटली। अगर हम लोग यूएस से हार सकते हैं तो हम किसी से भी हार सकते हैं। और हमारी तो यंग टीम है भाई, अब तो और हारने का चांस है। और अगर हम हार गए तो क्या बर्दाश्त कर सकते हैं हम, क्योंकि कोट एंड कोट तो यंग टीम है। डू वी हैव द पेशेंस, नो नॉट द पेशेंस, द क्या क्या जो भी लफ्ज बनेगा, do we have what it takes to survive this potential heartbreak? अस्सलाम वालेकुम जैसा जी व्यूअर्स नहीं नहीं बर्दाश्त भी हो जाएगा और हज़म भी हो जाएगा क्योंकि ये यंग टीम है। वन बैड डे होता है। अभी हमने एक बैड डे ट्राई सीरीज़ में देख लिया है, तो यहाँ भी हो जाएगा तो कोई मसला नहीं है। तो अब तो पाकिस्तान क्रिकेट अब जिस तरह से, क्योंकि बात सारी ये है कि ओवरनाइट तो कोई चीज़ें चेंज होती नहीं है। जिस टीम की आपने बात की है जो यूएसए से हारी थी, उसके आधे लड़के तो अभी भी खेल रहे हैं। स्क्वाड आधे से ज़्यादा लड़के तो वही हैं जो यूएसए से भी हारे थे, जो इंडिया से भी हारे थे, जो मर मर के कनाडा से और आयरलैंड से जीते थे। तो ये वही लड़के हैं जो यहाँ भी खेल रहे हैं। तो अगर परफॉर्म वो उसी तरह परफॉर्म करेंगे जिस तरह उन्होंने वहाँ किया था, तो यू कैन एक्सपेक्ट एनी रिजल्ट। तो पाकिस्तान टीम के साथ तो आप कभी भी एक्सपेक्टेशन आपको रखनी चाहिए ही नहीं, क्योंकि अगर जहाँ आपने एक्सपेक्टेशन रखी वहाँ आपको डिसअपॉइंटमेंट होगी। तो इससे बेहतर है आप चिल करें। आपको अगर मैच जीत गए तो आप खुश हों, और अगर मैच हार गए तो वन बैड डे कह के आगे बढ़े। क्योंकि वसीम अकरम ने कहा था ना कि ही हैज़ फेथ इन दिस टीम, फेथ इन आगा सलमान। न्यू लुक आई है टीम की। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इट इज़ एन न्यूइश टीम, बट एक्सपीरियंस के लिहाज से दीज आर नॉट न्यू, दीज आर नॉट न्यू फोक्स। ये दे हैव represented पाकिस्तान prior to this tournament as well. तो ओवरऑल पाकिस्तान के चांसेस आपको कैसे लगते हैं? यूएई ट्राई सीरीज हमने खेली, ऑल दो थोड़ी सी वीकर टीम्स थी, दे डिड पोज अ चैलेंज टू पाकिस्तान। आई थिंक यूएई ने शायद 150 मारे हैं पाकिस्तान को, और अभी इंडिया के खिलाफ दे वर फोल्डेड फॉर व्हाट 57 आई थिंक। तो गिवन द गिवन द स्टेटस ऑफ दिस टूर्नामेंट, और जो जिस लेवल पाकिस्तान अभी खड़ा हुआ है, चांसेस क्या लगते हैं आपको पाकिस्तान के? देखिए, पाकिस्तान के चांसेस जो हैं वो तो ऑब्वियसली आप अगर ऑन पेपर देखेंगे तो यू विल से कि यार के इस एशिया कप के अंदर टॉप टीम्स में से एक टीम पाकिस्तान है। ठीक है, इवन दो हमने एसोसिएट टीम्स को ऐड किया हुआ है, बट जस्ट बी रियलिस्टिक। आपने लास्ट जैसी भी टीम थी, जैसे भी कैप्टन था, जो भी सिनेरियो था, आपने लास्ट एशिया कप इसी यूएई में हुआ था और आपने उसका फाइनल खेला है। ठीक है, तो आप उस लिहाज अगर उस तरह की परफॉर्म उसको सामने रखेंगे तो आप बोलेंगे कि नहीं यार कि पाकिस्तान हैज़ अ फेयर चांस। ठीक है, रिगार्डलेस कि कौन खेल रहा है और कौन नहीं खेल रहा है, जस्ट बाय गोइंग ऑन जो एक पाकिस्तान का एक रेपुटेशन है, उसको अगर आप सामने रखेंगे तो आप ऑब्वियसली बोलेंगे कि पाकिस्तान के फेयर चांसेस हैं। हैविंग सेड दैट, अब पाकिस्तान उसको अवेल किस तरह से करता है, दैट रिमेंस टू बी सीन। हमने देखा है कि प्रीवियस टूर्नामेंट्स में जो है वो पाकिस्तान ने अपने हाथों से चीज़ों को लेट गो किया है। इवन 2022 का एशिया का वी शुड हैव वन दैट गेम। हमारी फील्डिंग ने हमें बहुत लेट डाउन किया उस टूर्नामेंट में, पर्टिकुलरली फाइनल में। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें जो है ना, ये बंदे रिप्लेस करने से और ये आप जो सेटअप चेंज करने से ये चीज़ें आप ओवरकम नहीं करते। आप इस पे वर्किंग करते हैं, आप लोगों की वीकनेसेस पे काम करते हैं और फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ यार कि हमने ये चीज़ इस पे काम कर लिया है तो वी विल एक्सपेक्ट सम रिजल्ट्स। हमारे यहाँ मसला ये है कि हमारे यहाँ
समझते हैं जनरल पब्लिक में ये तासुर बैठा हुआ है कि बस शक्लें चेंज कर दो, मैनेजमेंट चेंज कर दो, जो बंदा फॉर्म में नहीं है या जो बंदा फॉर्म में है बस उसी के बल पे चलो, ठीक है? तो इस तरह चीज़ें नहीं चलती हैं, इस तरह से टीमें परफ़ॉर्म नहीं करती हैं। तो चांसेस बिल्कुल फेयर हैं और आपको बहुत ही एक देखा जाए तो अगर आप देखेंगे ग्रुपिंग में तो आपके पास एक ही बड़ा चैलेंज है, वो इंडिया है, टू गेट टू द राउंड 4, ठीक है? सुपर 4। तो उसके बाद आप पहला गेम ओमान से खेल रहे हैं, यू नो 9 आउट ऑफ 10 टाइम एक्सपेक्ट करोगे कि हाँ यार पाकिस्तान जीतेगा ओमान से, सही है। इंडिया से आपका एक टफ गेम है, आप वो टफ गेम आपके लिए इसलिए नहीं होता कि कोई वो बहुत बड़ी टीम है, आपका टफ गेम इसलिए होता है क्योंकि आप प्रेशर से कोप नहीं कर पाते, आपके पास वो मेंटल स्ट्रेंथ नहीं है टू हैंडल दैट प्रेशर, ठीक है? इसीलिए आप जो गिव इन करे या तो आप उस तरह से मैचेस जीतते नहीं हो, फिनिश नहीं करते हो। इवन दो रिसेंट पास में हमने जितने भी मैचेस खेले हैं बहुत क्लोज खेले हैं। एक टाइम पे ऐसा था कि आपको वो मैचेस पुल ऑफ करने चाहिए थे, आपको वो मैचेस जीतने चाहिए थे, बट क्योंकि हमारे मेंटल वीकनेस का इशू है, हम प्रेशर से कोप नहीं करते, इसलिए हम मैचेस जो हैं वो हार जाते हैं। जब आप सुपर 4 में पहुंचेंगे, दैट्स वेयर योर एक्चुअल टूर्नामेंट बिगिंस, क्योंकि फिर आपको देखना होगा कि वहाँ से बांग्लादेश आ रही है, श्रीलंका आ रही है, अफगानिस्तान आ रही है, यू नो या कोई अपसेट होता है और कोई यंग टीम आती है, तो फिर आप अपने चांसेस को रीएवैल्यूएट करोगे। बट हैविंग सेड दैट, अभी अगर आप स्टार्टिंग टूर्नामेंट में आप बोलोगे टॉप 4 में आप पाकिस्तान को डेफिनेटली प्लेस करते हैं। एक चीज़ अभी माइक हेसन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो आप ही ने शेयर किया था ये ऑफलाइन भी फ़खर ज़मान के बारे में। जब फ़खर ज़मान की सिलेक्शन हुई थी टीम में, ऑल्दो ही वाज़ अनफिट एट द टाइम, उनको बोला जा रहा था कि ही इज़ गोना बी द टॉप, मतलब स्ट्राइक रेट के लिहाज से ही इज़ अ गन प्लेयर, अग्रेसिव और इंटेंट के साथ खेलना है। अभी माइक हसन का स्टेटमेंट जो आई है वो कह रहे हैं कि हमें फ़खर हमारे लिए वो इनिंग्स को डीप ले जाने वाला रोल अदा करेंगे। तो ये स्विच जो आया है फ्रॉम सिलेक्शन टू द एक्चुअल टूर्नामेंट, जब आप सिलेक्शन के टाइम पे कह रहे थे कि वी नीड अ प्लेयर हू कैन प्ले विद इंटेंट राइट फ्रॉम द गेट गो, और आप कह रहे हैं कि अब हमें ऐसा प्लेयर चाहिए जो इनिंग्स को डीप लेके जाए। ये कोई मजाक चल रहा है कोई? मतलब आपके पास दो तीन प्लेयर्स थे ऐसे, एक एक बंदा तो बैठा हुआ है आपकी स्क्वाड में, बैठा हुआ है हुसैन तलत, बैठा हुआ है जो नंबर 3 नंबर 4 पे खेलता है, टू प्ले दैट काइंड ऑफ इनिंग्स। बाबर आजम, रिजवान भी थे। बाबर आजम चलो आउट ऑफ फॉर्म है, बट रिजवान है, या ऑल दीज अदर गाइज हु कैन प्ले दैट एंकर रोल, जिसके लिए आप अभी फ़खर जमान के बारे में जिस बारे में बोला है उन्होंने, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? नहीं देखें, ये मैंने पहले भी कहा ना कि चाहे लोकल कोचेज़ हों या फॉरेन कोचेज़ हों, पाकिस्तान सेटअप में आके ना ये सारे जोकर्स बन जाते हैं। और ये एक परफेक्ट एग्जांपल है, ये जो अभी इन्होंने बात की है ना इस पे, कि जी के वो 160 के स्ट्राइक रेट पे भी खेल सकते हैं, मगर वो गेम को डीप भी ले जा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन द पिच और कंडीशंस की ऑफ़र कर रही हैं। तो वो हमारे एक वर्सटाइल प्लेयर हैं, जो हमें वो अगर हमें सिचुएशन डिमांड कर रही है एंकरिंग की, तो वो एंकर भी कर सकते हैं, मगर वो हार्ड हिटिंग भी कर सकते हैं। कोई पीछे डाटा बैक करने का नहीं है कि वो ऐसा उन्होंने कब किया नहीं, है। अगर एंकर ही करना है तो ये सलमान आगा क्या कर रहे हैं? एग्जैक्टली मैं अभी यही बोलने वाला था कि भाई कि आप तो ये अभी स्क्वाड की बात कर रहे हैं ना कि ये भी है, या जिनको बाहर निकाला है उन इसी वजह से निकाले हैं ना बाहर के, वो डॉट बॉल में बहुत खेलते हैं। पहले तो आप मुझे ये बताएं ना कि फ़खर जमान वन डाउन पे कर क्या रहे हैं। बाबर रिजवान जब खेल रहे थे तो सबको बहुत तकलीफ थी ना कि फ़खर जमान जैसा प्लेयर जो है वो मिडिल ऑर्डर में खेल रहा है, उसको तो ओपन करना चाहिए और पावर प्ले को यूटिलाइज करना चाहिए और ये करना चाहिए और वो करना चाहिए। ये भाई साहब हैं वो स्टैट्स के चैंपियन हैं, वो हर वक्त स्टैट फेंकते रहते थे कि जी कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अब आप मुझे बताएं ना फ़खर की क्या यूटिलाइजेशन है नंबर 3 पे? कोई यूटिलाइजेशन नज़र आ रही है आपको? आपने पूरी ट्राई सीरीज़ खेली, एक इनिंग फ़खर ने ऐसी नहीं खेली जिसको आप देख के बोलेंगे हाँ यार कि कि यार इसके अंदर यूएई के अभी खिलाफ उसने 77 रन मारे, अब भूल गए?
हाँ, ठीक है, अगर आपने उसकी तो उसी को इनिंग्स ऑफ द इनिंग्स ऑफ द हाँ, वो ईयर हो ली जा रही है। इस तरह की बेंचमार्क इनिंग्स अगर इसी तरह की इनिंग्स को बेंचमार्क बनाना है, तो फिर तो आपने सारा अपना जो एक पहाड़ खड़ा किया है कि इंटेंटफुल प्लेयर और पॉजिटिव क्रिकेट और ये वो धड़ाम से गिर जाता है। क्योंकि आप तो फिर इसका मतलब है कि ना आपने ये आप मान के चल रहे हैं कि बस हमारी टीम में एक प्लेयर ऐसा है जो एक इनिंग में चलेगा बस। उसके बाद की बात बाद में क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता। ठीक है? तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नज़र आ रही है। हारिस की परफेक्ट एग्जांपल है हमारे सामने कि आप उसको नंबर 3 से नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8 पे फेंक रहे हो और फिर आप सॉब स्टोरी दे रहे हो लोगों को कि जी कि वो बड़ा सैक्रिफाइस कर रहे हैं, वो टीम के लिए खेल रहे हैं, आप उस पे क्रिटिसाइज़ नहीं करें। भाई वो नंबर 3 पे क्यों नहीं खेल रहा? वो 8 नंबर पे क्यों आ रहा है? वो एज़ अ विकेट कीपर बेटर है ना, तो वो नंबर 8 पे क्या कर रहा है आके? आपने पावर प्ले को आपके पास आपके प्लेयर जो अभी ओपनर हैं, ये कौन से कोई जो है वो इतने हॉट चल रहे हैं कि ये तो पूरा पावर प्ले खेलते हैं, इनसे तो आधा पावर प्ले नहीं खेला जाता, या तो साइम साहब आउट होके चले जाते हैं, फरहान साहब आउट होके चले जाते हैं। कोई भी पावर प्ले पूरा तो नहीं खेल रहा। तो जब पावर प्ले पूरा नहीं खेल रहा तो हारिस की यूटिलाइज़ेशन सबसे ज़्यादा पावर प्ले के अंदर है। जिस तरह के वो शॉट्स खेलता है, आप उसको नीचे भेज रहे हो, ज़ाहिर-सी बात है वो स्ट्रगल करेगा। उसके पास वो गेम है ही नहीं, उसका वो गेम ही नहीं है, उसके पास वो स्किल्स ही नहीं है कि वो जो है ना वो बॉल को सी ऑफ करे और फिर अपने आप को एस्टेब्लिश करके मारे। तो बात ये है कि आप अपनी प्लेइंग 11 उठाएँ। आपने फ़खर को ज़बरदस्ती नंबर 3 पे डाला हुआ है, ठीक है? क्योंकि आपको ऑल-राउंडर ऑप्शन चाहिए साइम का कि जी हमें बॉलिंग ऑप्शन चाहिए। भई आपने कितने बॉलिंग ऑप्शन खिलाने? अभी तो ट्राई सीरीज़ में आपने एक जेन्युइन पेसर से काम चला लिया, अब आप एशिया कप में ये काम करोगे? आप एशिया कप में ये काम नहीं कर सकते। चलें आप मैं कहता हूँ ओमान ओमान है या हांगकांग है, आप एसोसिएट टीम से अगेंस्ट शायद फिर भी ये काम कर लेंगे, जी हमारे स्पिनर ज़्यादा पोटेंट हैं, हम इन पे चांस ले सकते हैं। आप इंडिया श्रीलंका के खिलाफ ये काम कर सकते हैं। आप इवन बांग्लादेश के खिलाफ ये काम नहीं कर सकते कि आप एक जेन्युइन पेसर के साथ जाएँ, बाकी सारे आप पार्ट टाइम स्पिनर खिला दें। तो आप इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़न खुद जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। रोल डिफाइन्ड प्लेयर्स के हैं नहीं, कभी सलमान अली आगा 5 पे आ रहे हैं, कभी 4 पे आ रहे हैं, कभी ऊपर आ रहे हैं, कभी नीचे आ रहे हैं। हारिस को नीचे किया हुआ है, फ़खर को नंबर 3 पे किया हुआ है। अब आपके एक डिलेमा हो गया है, नवाज़ ने जो है ना वो आउटस्टैंडिंगली परफ़ॉर्म कर दिया, अब आप उसको बाहर नहीं कर सकते। आपने फ़हीम अशरफ को भी खिलाना है क्योंकि आपने 8वें नंबर पे बैटिंग रखनी है, मगर वो बॉलिंग में यूज़लेस है, आप उसको बॉलिंग में यूज़ नहीं कर रहे हो। और आप अच्छी टीमों के अगेंस्ट उसको यूज़ भी नहीं कर सकते क्योंकि वो 2 ओवर से ज़्यादा का बॉलर उस तरह से नज़र आ नहीं रहा है, यू नो? तो बहुत सारे इश्यूज़ आपकी टीम में अभी खड़े हुए हैं और मैं वही कहता हूँ ना कि हमारी टीम का मसला सबसे बड़ा ये है कि हम लोग समझते हैं कि बस शक्लें चेंज कर दो। कैप्टन को चेंज कर दो, कोच को चेंज कर दो, 1-2 नए प्लेयर्स को डाल दो और सब फिर समझते हैं कि जी कि वो जो है ना हमारी टीम बहुत अच्छी हो गई। भाई पहले के जो कैप्टन्स थे, उनको भी यही मसला था और आपको भी यही मसला आ रहा है। जेन्युइन ऑलराउंडर आपके पास कोई है नहीं जो वॉक इन करता है टीम के अंदर। सही है ना? यही नवाज़ थे जो पहले भी खेल रहे हैं, अब भी खेल रहे हैं। यही नवाज़ उस वक़्त भी यूएई में परफ़ॉर्म कर रहे थे, अभी भी यूएई में परफ़ॉर्म कर रहे हैं। ठीक है ना? फ़हीम अशरफ पहले भी फिट इन हो जाते थे किसी न किसी तरह, वो अभी भी फिट इन हुए हैं, यू नो? तो जेन्युइन पेसर आपके पास उस तरह से है नहीं। आपने पूरे ट्राई सीरीज़ के अंदर आपने शाहीन को सबसे ज़्यादा गेम्स दिए हैं। सही है, हारिस को भी बाहर बिठाया है आपने, हसन को भी बाहर बिठाया है आपने, वसीम जूनियर को तो आपने एक गेम तक भी नहीं दिया। राइट? तो अब बहुत इश्यूज़ हैं आपके और आप ये अच्छा एक और माइक हैसन की स्टेटमेंट आई है कि जी वो हम प्लेइंग 11 जो है वो कंसिस्टेंट हमारी प्लेइंग 11 नहीं है और अभी तक हमारी प्लेइंग 11 बन नहीं पा रही है। मगर हमें आइडिया है, हमारे पास वर्सेटाइल प्लेयर हैं और गिवन द सिचुएशन, गिवन द कंडीशन हम प्लेइंग 11 बनाएँगे। नहीं तो गिवन द सिचुएशन क्या करेंगे? नंबर 6 को ओपन करवा देंगे? गिवन द सिचुएशन क्या भाई, घुमा फिरा के तो आपका कोर तो वही रहेगा ना, चाहे डज़न्ट मैटर व्हाट द सिचुएशन इज़। आप ग्रासी कंडीशंस हों, ड्राई कंडीशंस हों, ओवरकास्ट हों, फ्लैट हों, जो भी हों, आपका कोर वही रहता है। इक्का-दुक्का आप चेंजेस करते हो। आप 3 स्पिनर की जगह आप 2 स्पिनर खिलाओगे अगर बहुत ही कोई फ्लैट विकेट आ गई है, राइट? या वाइस वर्सा। तो
अगर आप ये कह रहे हो कि यू आर गोइंग इनटू अ टूर्नामेंट विदाउट हैविंग अ क्लियर आइडिया कि आपकी स्टार्टिंग प्लेइंग 11 क्या है, दैट्स अ बिग साइन ऑफ वरी। मगर ये दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम ना। हाँ, ये मसला तो हमारा मेरे हमेशा से है। चाहे जो मर्ज़ी मैनेजमेंट हो, जो मर्ज़ी कैप्टन हो, हमेशा ये मसला है कि हमारी प्लेइंग 11 ही डिफाइन नहीं होती है। अभी दुनिया कह रही है, सारे एक्सपर्ट्स, पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स जो हैं, वो सब कह रहे हैं कि रिस्ट स्पिनर खिलाएँ आप इंडिया के अगेंस्ट, ठीक है? रिस्ट स्पिनर खिलाएँ, फिंगर स्पिनर नहीं खिलाएँ, क्योंकि फिंगर स्पिनर को वो ज़्यादा अच्छा खेलते हैं, रिस्ट स्पिनर आपके ज़्यादा स्किलफुल है, सुफियान मुकीम और अबरार। अब अगर आप इन दोनों को फिट इन करते हैं, तो फिर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा अपनी बैटिंग में, राइट? अब आपका ये पहला इशू है। दूसरा इशू ये है कि अब आप क्या इंडिया के अगेंस्ट सिर्फ एक पेसर के साथ जाओगे और आप फ़हीम आपका दूसरा पेसर होगा? पांड्या कर सकते हो तो हमारे सर राणा फहीम अशरफ क्यों नहीं कर सकते? वो वही वाली बात है, वो कर तो बहुत कुछ सकते हैं, किया नहीं है अभी तक उन्होंने आज तक तो कुछ नहीं किया उन्होंने टी20 के अंदर। तो क्या अब आप अगर आप फ़हीम को बाहर करते हो, यू नो आप हारिस को डालते हो, तो फिर आप अबरार और सुफियान को कैसे फिट इन करते हो? क्योंकि आपने अभी तक एक पेसर के साथ आप जा रहे थे और फ़हीम आपका दूसरा पेसर था, यू नो अब आप इंडिया के खिलाफ क्या सिर्फ 2 पेसर के साथ जाओगे या 3 पेसर खिलाओगे? अगर आप 3 पेसर और 2 स्पिनर के साथ जाते हो, तो फिर आपके पास नवाज़ का फिर डगमगाती है जगह उसकी, क्या आप नवाज़ को खिलाते हो कि नहीं? चांसेस ये हैं कि नवाज़ को अब तो आप छू भी नहीं सकते, क्योंकि वो प्लेयर ऑफ द सीरीज़ बन गया है, राइट? साइम को आप छेड़ते हो ऊपर से, तो फिर ओपन कौन करेगा? हारिस को अब फिर आप 7-8 से उठा के ओपन करवा दोगे, क्या करोगे? तो ये इतने इश्यूज़ हैं कि अब आपने पूरी ट्राई सीरीज़ में कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया। कुछ आपने एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, चलो हारिस से ओपन करवा दो, या थोड़ा सा आप अपनी वसीम जूनियर को मैच दे दो कि यार फिट इन देखने के लिए, फिर ये कौन ज़्यादा बेहतर फिट इन हो रहा है। आप 3 पेसर 2 स्पिनर का फार्मूला आपने अप्लाई नहीं किया, क्या है, चलो अगर हम फ़हीम और सुफियान और अबरार को अगर हमें खिलाना है एक साथ, तो फिर हमारी प्लेइंग 11 क्या बनती है, अगर हमें 3 पेसर चाहिए या 2 पेसर चाहिए, तो दूसरा आपका बड़ा डिलेमा अब आपका चेजिंग का हुआ हुआ है। आपने किसी एक मैच में चेज़ नहीं किया ट्राई सीरीज़ के अंदर, यू नो बहुत इश्यूज़ हैं, और ये ओवरनाइट तो कोई सॉल्व होने नहीं वाले। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि भाई, क्या आपके जो है ना सारे सितारे एक जगह अलाइन्ड हो जाएँ और आप कोई बहुत ही मैजिकल परफॉर्मेंस दे दें, तो वन ऑफ हो जाएगा। अदरवाइज़ जो है वो आपकी जो आपने अभी तक पिछले 4-5 महीने से जो आपने ये खिचड़ी बनाई हुई है, इसका कोई जो है ना सर-पैर अभी तक नज़र नहीं आ रहा है। नहीं, बात तो ठीक है। और एक चीज़ मुझे भी कंसर्न ये कर रही थी कि चेजिंग हमारा हमेशा से वीक वीक पॉइंट रहा है, स्पेशली अगेंस्ट द स्पिनर्स। हमने जो गेम हमने अफ़गानिस्तान के खिलाफ चेज़ किया था, जो कि हम हारे थे, उसमें हमारे जो मतलब जित आई मीन लाइक फ्रॉम टॉप बॉटम, मतलब ये नहीं कि मैं एक प्लेयर को सिंगल आउट नहीं कर रहा। हर प्लेयर का ये हाल था कि उन लोगों को कुछ बॉल का समझ ही नहीं आता, स्पेशली अगेंस्ट स्पिनर्स। आगा सलमान डॉट पे डॉट खेले जा रहे हैं। हसन नवाज ने एक छक्का लगाया अगली बॉल पे, फिर वो इतनी भार वाली बॉल को कवर पॉइंट के ऊपर मारने चले गए। तो स्पिनर के खिलाफ आपकी गेम, अगर आप इंडिया के खिलाफ अगर आप जाते हैं जहाँ पे उनके स्पिनर्स वाकई में अच्छे फॉर्म में भी हैं, कुलदीप यादव है, चक्रवर्ती है, ये तो दो उनके प्रॉपर स्पिनर्स हैं जो जो मतलब हॉट फॉर्म में। अगर आप उनको नहीं पिक कर पाते हो, आप उनके खिलाफ थोड़ी सी भी स्मार्ट क्रिकेट के आप थोड़े से भी क्या कहते हैं, क्या एग्जाम्पल सेट नहीं करते हो, तो आप किस तरह compete करोगे? आई जेन्युइनली फेल टू अंडरस्टैंड कि आप मिडिल ओवर जो आपका एक बहुत स्ट्रगलिंग पैच है, टारगेट आप सेट कर रहे हो, टारगेट आप चेज कर रहे हो, आप नहीं कर पा रहे हो। आप मतलब इवन जो फाइनल में आखिर में जाके आखिरी 2-3 ओवर में जाके आपको थोड़ा इम्पेटस मिला, फ़हीम अशरफ ने थोड़ा मार दिया, नवाज़ ने 1-2 छक्के लगा दिए, आगा सलमान ने रन बॉल तक अपने आप को ले गए। वरना अप टिल दैट पॉइंट आप 90 रन्स का या फिर 100 रन्स का आपका आपका स्कोर था बाय 17th ओवर। तो उसकी वजह यही है कि हमने हमने जो है ना वो एक
जो है वो टी20 क्रिकेट को ना बस समझ स्टिक क्रिकेट समझ लिया कि बस हर जो बंदा आएगा ना वो बस उसको छक्के मारने हैं या उसको बाउंड्री मारनी है। आपने क्रिकेट की जो बेसिक्स हैं वो टी20 में आपने अप्लाई करना छोड़ दिए हैं, या आपको वो समझ में नहीं आ रहा है कि हमने कैसे अप्लाई करना है। कि भाई अब मैं इसकी आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी इंडिया सॉरी साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड की सीरीज़ चल रही है। अभी जो उनका लास्ट टी20 मैच हुआ है वो शायद रेन आउट हो गया। 7-8 ओवर का मैच हुआ है, वो डीएलएस पे साउथ अफ्रीका जीती है। साउथ अफ्रीका पहली बैटिंग कर रही थी जब बारिश नहीं आई थी, तो उनके आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 84 फॉर 4 थे। आई डोंट नो, शायद 12 ओवर थे या 8 ओवर थे। एनीवे द पॉइंट इज़ के उनके 4 आउट हुए हुए थे उस वक़्त तक, और जो जो बैट्समैन उनके आउट हुए थे उसमें से 1 या 2 बैटर ऐसे थे जो कि बिल्कुल जिनको स्टार्ट ही नहीं मिला, वो सिर्फ़ 3-4 बॉलें खेल के आउट हो गए। वरना बाकी जो उनके बैटर्स थे उनको स्टार्ट मिला, एक 230 के स्ट्राइक रेट पे खेल खेल के आउट हुआ, एक 200 के स्ट्राइक रेट पे खेल के आउट हुआ। अगर आप उनकी बाउंड्रीज़ हटा दें, तो उनका जो स्ट्राइक रेट बन रहा था वो 80 टू 100 का बन रहा था। सही है, दैट मीन्स कि वो सिर्फ़ बाउंड्री पे रिलाई नहीं कर रहे थे, दे वर रोटेटिंग द स्ट्राइक। हमारे बैटर्स का मसला ये है कि अगर आप उनकी बाउंड्री के रन हटा दें ना, तो वो 50 तक भी नहीं पहुँचते। उनका 50 का भी स्ट्राइक रेट नहीं होता। कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ बाउंड्रियाँ उस वक़्त मारते हैं जब उनको कैच अप करना होता है, जब उनको कवर अप करना होता है। वो एक मैच का जो एक पैटर्न हो, अब जैसे इसकी एक और एग्ज़ाम्पल है, हसन नवाज़ जो हैं, वो राशिद खान के अगेंस्ट आए बैटिंग करने। उन्होंने एक छक्का मारा, सही है। अब आपको पता है कि भई कि वो कोई एमेच्योर बॉलर नहीं है, उसको समझ आ गई है कि आप उसको अटैक कर रहे हो, राइट? उसने आपको थोड़ी-सी बाहर की बॉल दी, आपने खड़ी कर दी। ठीक है, एक कैच ड्रॉप हुआ, आपने उसने फिर बाहर की बॉल दी, आपने फिर खड़ी कर दी, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि अब आपको आपके बैटर्स को ये आइडिया ही नहीं हो रहा कि भाई कि आपको हर ओवर में कितने रन निकालने हैं टू गेट टू द सेफ टोटल, या ऐसा टोटल जहाँ पर हम हम अपने आप को कंफर्टेबल फ़ील कर सकते हैं। आपको आपने एक छक्का मार लिया, अब अनलेस कि कोई बहुत ही गंदी बॉलिंग करा रहा हो तो चलो भाई ठीक है, समझ में आता है कि आप उससे चांस लो। मगर अगर आप उनका उनका मेन बॉलर है और आपको पहली बॉल पे छक्का मिल गया है, और आपके पीछे आपको पता है कि मेरे पीछे बैटर्स इतने नहीं हैं, 1 या 2 बैटर्स बचे हुए हैं, तो और आपके सामने आपका कैप्टन खड़ा हुआ है, तो आप पार्टनरशिप क्यों नहीं बना रहे हो? आप सिंगल डबल क्यों नहीं कर रहे हो? आप 10-11, 10-11 का स्ट्राइक रेट मिडल ओवर्स में क्यों नहीं लेके चल सकते हो? रन पर ओवर क्यों नहीं लेके चल सकते हो? प्रॉब्लम हमारा क्या है? 7 ओवर से लेके 15 ओवर तक, ये हमारा प्रॉब्लम है, हमेशा से था, अभी भी है। और इन पर्टिकुलर हमारा मसला जो है वो 11 ओवर से लेके 15 ओवर तक का है, जहाँ पर हम बिल्कुल ही डेड हो जाते हैं। हमें बिल्कुल ही समझ में नहीं आता कि हमने रन कैसे करने हैं। ठीक है? अब उसके अंदर उस फ़ेज़ के अंदर आप स्पिनर्स को ब्लेम दे दें, आप जो मर्ज़ी कह लें कि बॉल रिवर्स होना शुरू हो जाता है या ग्रिप करना शुरू हो जाता है, जिस कंडीशन में भी खेल रहे हैं, जो भी बॉल हो रहा होता है, आपकी विकेटें क्योंकि लूज़ हो चुकी होती हैं, आपके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं होता कि आप ज़्यादा अग्रेसिव क्रिकेट खेल सकें या रिस्की क्रिकेट खेल सकें। तो आप जो है ना वो मैनेज करने में लगे रहते हैं कि हाँ, यार हमें विकेटें सेव कर लेते हैं, हम थोड़ा हल्का खेल लेते हैं, तो ये आपका प्रॉब्लम है, क्योंकि आप विकेटें बहुत ज़्यादा लूज़ करते हो शुरू में। आपके अगर आपने पावर पहले क्या होता था, आपने पावर प्ले में सेव कर लिया, जैसे ही पावर प्ले की रिस्ट्रिक्शंस हटी, आपकी विकेटें गिरना शुरू हो गई। अभी क्या है कि आपने उस उन्होंने कहा नहीं, हमें डॉट बॉलें नहीं खेलनी, हमें मारना है। अब आप मारने के चक्कर में आपके पावर प्ले में 2 से 3 आउट हो चुके होते हैं, ठीक है? तो आपके पास वही आप 10 ओवर से पहले 3-4 विकेटें लूज़ कर दें या 6 ओवर के अंदर 2-3 विकेटें लूज़ कर दें, प्रेशर तो वही आ गया, राइट? तो प्रॉब्लम वहाँ पर आ रहा है कि आपको इनिंग अगर आप चेस कर रहे हैं तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमने रन रेट कैसे मेंटेन रखना है टू गेट टू द टोटल, और अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हैं तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमें कितने रन रेट पे बैटिंग करनी है जिससे हमें एक डिफेंडेबल टारगेट बन सके हमारा। हमारा वही पुराना 20 साल वाला जो है ना वो मेथड चल रहा है कि बस किसी तरह 15-16 ओवर तक खींच लो, उसके बाद आखिर के 4 ओवर में हम जो है ना वो मार-मूर के बराबर कर देंगे। आपको ट्राई सीरीज़ में भी नज़र आएगा, यही काम जो है वो यूएई के अगेंस्ट था, मैच जिसमें वो फ़खर ने और फ़खर नवाज़ हैं। नवाज़ ने जो है वो हर दो आखिर के 2 ओवर में 20-20 रन मार के 40-45 रन ऐड कर दिए, वही उनके गले पड़ गया।
ठीक है, अगर आप वो, अगर वो कैचेस हो जाते तो शायद उतना नहीं मार पाते। हाँ, अगर वो बैक टू बैक अगर वो कैचेस कर लेते तो शायद आप 150 भी नहीं क्रॉस करते, तो आप कहाँ खड़े हुए होते। आप एक गेम और अफगानिस्तान से ऑलरेडी हार चुके थे, अगर वो कैचेस कर लेते तो चांसेस बहुत ज़्यादा थे उनके जीतने के। तो मगर ये चांसेस आपको बड़ी टीम के अगेंस्ट नहीं मिलेंगे, बहुत कम ऐसा होगा कि आपको इस तरह के चांसेस मिलेंगे। मेथड आपका वही है, आप वही हरकतें जो पहले के प्लेयर्स हमारे कर रहे थे या जो पहली टीमों में लोग खेल रहे थे वो उसी तरह ही आप खेल रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं है। कोई आप ऐसा नहीं है कि आपको 10 ओवर में 100 रन बन रहे हैं आपके। आई आ, मीन इंटेंट के नाम पे ये चीज़ बेची गई है कि अभी लाइक आई थिंक हमने पोस्ट पीएसएल राइट, पोस्ट पीएसएल आप बांग्लादेश गए, बांग्लादेश में आप बिल्कुल ठप हो गए, आपको पिच बिल्कुल समझ नहीं आई। 133 चेस नहीं हुआ है वहाँ पे। हाँ तो अब आप मतलब आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे ना आपकी इंटेंट चली, ना आप गेम डीप लेके जा सके। वेस्ट इंडीज़ में आपने सारे गेम डिफेंड किए, किसी किसी गेम में भी आपने चेस नहीं किया। जिन गेमों में आपने बैटिंग की उसमें ना आपके कोई भी स्टार प्लेयर आपका चला नहीं। साम अयूब स्ट्रगल कर रहे थे उस वक्त भी, अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। अभी फाइनल की बात है, वो 19 बॉल पे उनके 17 रन है, जिसमें 2 बाउंड्री हैं। तो ले दे के अगर आप गिवन लाइक अगर आप इम्प्रूवमेंट के लिहाज से देखें, कह रहे हैं कि भाई ट्राई सीरीज प्रिपरेशन थी या वेस्ट इंडीज सीरीज प्रिपरेशन थी, तो ऐसी प्रिपरेशन क्या हुई है? लाइक व्हाट आर वी लर्निंग? लाइक राइट, आप अगर आप एवर सिंस सलमान अली आगा हैज टेकन दिस कैप्टनसी, और तब से हमें ये मंजन बेचा जा रहा है कि हमने इंटेंट से खेलना है, लाइक नथिंग हैज चेंज्ड। पावर प्ले में वही वो ले दे सिर्फ के आपके एंड, मुश्किल से 40-50 रन बनते हैं। फ़र्क ये है कि उस वक्त 0 विकेट होती थी, अब 3 विकेटें गिरी होती हैं। हाँ, असल में देखें मैट्रिक चेंज हो गया ना। अब आप स्ट्राइक रेट गैज कर रहे हैं, अब आप ये देख रहे हैं कि आपके बैटर स्ट्राइक रेट स्ट्राइक भी तो रेट। नहीं हो रहा ना। हाँ, अब मैं आपको फाइनल के स्ट्राइक रेट्स बताता हूँ। फ़खर जमान 103, सलमान अली आगा 88 और साइम अयूब 89। इसी का रोना रोते थे ना हम लोग कि भाई हम लोग तो हाँ, तो डॉट बॉल वो करे आ रहे हैं। उस पे आज कोच ने जो स्टेटमेंट दी है उन्होंने कहा ना कि भाई के चैलेंजिंग पिच थी, ठीक है, और वर्ल्ड्स बेस्ट स्पिनर्स हमारे सामने थे, उसके बाद भी हमने ऑपोजिशन से 70 रन ज़्यादा ही बनाए। चल भाई, तो ये आपको जस्टिफिकेशन मिल गई ना। वो ठीक है, लेकिन आप बोल रहे हो कि भाई मेरा प्रोडक्ट ये करेगा टू अचीव टू अचीव दिस गोल, यू एंड अप अचीविंग द गोल some other way. द पॉइंट इज नॉट कि आपने अपना गोल अचीव किया कि नहीं किया, पॉइंट इज कि आपने प्रॉमिस किया था कि भाई मैं प्लान ए से आपको ला के दूंगा ये। और ये मैं प्लान है जो आपने जो पिच किया है पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस को और बोर्ड को एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हाउ डू यू जस्टिफाई दैट कि भाई मैं स्ट्राइक रेट से नहीं जीत पा रहा हूँ, बट देखिए हम जीत गए, somehow it worked. I don't हाँ, think तो that's a good वो enough explanation. इसको उसको तो पहले के लोग कहते थे ना कुदरत का निज़ाम है। I mean, कुदरत का निज़ाम है। What I mean, I think I mean, pardon नहीं, my वो fr देखें वो जो एग्जैक्टली मैं यही बात कर रहा हूँ ना कि आपने सिर्फ बंदे चेंज किए हैं, और इस केस में तो आपने बहुत सारे बंदे चेंज भी नहीं किए हैं। आपने सिर्फ 2-3 यंग लोगों को ऐड किया है, और आपने उसको फिर उनकी बेसिस पे आपने अपनी टीम को यंग एंड इनएक्सपीरियंस का नाम दे दिया, जो कि ये कहीं से भी ना यंग एंड इनएक्सपीरियंस्ड है। ठीक है, तो मगर आपने उनकी बेसिस पे अपने आप को एक कवर दे दिया कि जी कि ये यंग टीम है, ये पॉजिटिव माइंडसेट के साथ खेल रहे हैं। भाई कौन सा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप खेल रहे हो? पॉजिटिव माइंडसेट का मतलब ये थोड़ी है कि आप बस आगे बल्ले चला रहे हो। बल्ले चलाना इज नॉट अ पॉजिटिव इंटेंट। ठीक है, आपकी ओवरऑल जो है ना, अब जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया की टीम है, ठीक है, जब से अभिषेक शर्मा और क्या नाम है, तिलक वर्मा और एक और उनका वो संजू सैमसन, इन्होंने आके खेलना शुरू किया है, उनकी क्रिकेट एक नेक्स्ट लेवल पे चली गई है। नॉट बिकॉज के
पहले के लोग ऐसा नहीं करते थे। रोहित शर्मा भी जब फॉर्म में होता था तो वो एक तरफ गेम कर देता था, मगर अभी जो उनकी जो रीसेंट सीरीज हमने देखी है, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट है या और दूसरी टीम्स के अगेंस्ट है, वो एक एक अलग ही लेवल पे वो खेल रहे हैं। ठीक है ना, यानी कि वो ऐसा लगता है कि वो जब मारने पर आते हैं तो देर इज नो स्टॉपिंग। ठीक है, वो एमेचर बॉलर्स लग रहे होते हैं सामने वाले के, यार कि हम क्या करें। हमने वो चीज़ एक्सपीरियंस ही नहीं की, क्योंकि हम हमारे पास वो स्किल सेट है ही नहीं उस तरह का। और जो हमने अब हमारा क्या है कि जी एंड रिजल्ट पे जो है ना, फाइनल स्कोर कार्ड पे जब लोगों का स्ट्राइक रेट है ना, उस पे चल रहे हैं कि जी कि हसन नवाज 187 के स्ट्राइक रेट पे खेल रहे हैं। ठीक है, वो जी उनका 2025 में 175 का स्ट्राइक रेट है। सही है। या फ़हीम अशरफ हैं, वो बहुत हाई स्ट्राइक रेट पे खेल रहे हैं, मगर ऊपर वालों के स्ट्राइक रेट पे कोई बात ही नहीं हो रही ना। अब आपको कोई स्टैट नहीं नज़र आएंगे कि जी के पावर प्ले में इतनी बॉल इतने ये स्ट्राइक रेट था, बाद में इस तरह का स्ट्राइक रेट आ गया, ये इतनी बॉलें डॉट कर ली। आप ऑन एवरेज पावर प्ले खेलते हैं, ऑन एवरेज आप 6 में से 3 ओवर आपके डॉट बॉल के होते हैं ऑन एवरेज। हर मैच में आप उठा के देख लें, 2 से 3 ओवर आपके डॉट बॉल के होते हैं। तो अगर आप 2 से 3 ओवर पावर प्ले के डॉट बॉल में खेल रहे हैं, तो आप मर मर के 40-50 ही पहुंचेंगे ना। आप आगे के 3 ओवर में कितने स्कोर कर लोगे आप? और उसमें क्या होता है, आप जब वो डॉट बॉलें खेलते हो, 3-3 ओवर अगर आप डॉट बॉलों के खेल रहे हो, तो आप ऑब्वियस सी बात है कि प्रेशर आप पर आएगा कि यार रन बन नहीं रहे, स्कोर बोर्ड चल नहीं रहा, आप मारने जाते हो, आप जो है ना वो विकेटें लूज करते हो। सही है। अब हमने ये ट्राई सीरीज में पहले ही कहा था कि आपकी पूरी बैटिंग जो है वो दो इनफॉर्म बैटर्स पे खड़ी हुई है। वो साहबजादा फरहान है और हसन नवाज है। इन दो की बैटिंग पे आपकी पूरी बैटिंग लाइनअप खड़ी हुई है। साहबजादा फरहान जो है वो यूएई में आके थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट नज़र आ रहा है। उस तरह से उससे जो है वो ज़ाहिर है यहाँ पे, क्योंकि पेस आ नहीं रहा बॉल पे, यहाँ पे स्पिन पे ज़्यादा रिलाय की जा रही है। शुरू में नया बॉल थोड़ा हिल भी रहा है। आपने फाइनल में देखा जो फजल हक फारूकी की बॉल स्विंग हुई है शुरू में, तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं। साइम अयूब वैसे ही जो है वो उसने जब से वो पाकिस्तान टीम में खेलना शुरू किए हैं, उनके नो लुक शॉट वगैरह सब ख़त्म हो गए। अब आपको कोई नो लुक शॉट उनका नज़र नहीं आएगा। वो उनसे अब शॉर्ट ही नहीं लग रहा होता हाँ, भाई। वो अब टोटल कन्वेंशनल क्रिकेट पर आ गए हैं वो, कि बस जहाँ पे उन्हें उनको मुंह की बॉल मिलेगी तो वो ड्राइव वगैरह मार देंगे, या अगर बहुत ही कोई लेग की बॉल मिलेगी तो वो फ्लिक मारेंगे, या वो पुल मार के जो है ना स्क्वायर लेग एरिया और मिड विकेट एरिया को टारगेट करेंगे। इसके अलावा उनके सारे रैम शॉट और नो लुक शॉट और ये शॉट वो शॉट सब गायब हो चुके हैं अब क्योंकि रन आ नहीं रहे। अब वो रन करने के चक्करों में लगे हुए हैं कि बस उनका रन बने किसी तरह और वो टीम में रहे। फ़खर जमान का मैं सबको पता है, T20 में वो बंदा स्ट्रगल करता है, हमेशा से करता है। पहले उसको एक्सक्यूज़ बनाया हुआ था कि जी क्योंकि वो 4 नंबर पे खेल रहे हैं इसलिए उनका ये इस मसला आ रहा है, वो ओपनर हैं, वो ये हैं, वो हैं। अभी आपने देख लिया, वो ओपन भी कर ली उन्होंने, वो वन डाउन भी खेल रहे हैं, उनसे नहीं हो रहा। सही है। लेकिन वो खेलेंगे। हाँ, क्योंकि आपके पास ऑप्शन कोई नहीं है ना। आप फ़खर को बिठाओगे, आप किसको लेकर आओगे? प्रॉब्लम ये है कि अगर आप फ़खर को भी बिठा दोगे, अभी तो आपने एक कुशन रखा हुआ है ना, फ़खर को रखा हुआ है टीम के अंदर, तो लोग फिर भी थोड़ा सा यू नो दरगुजर कर रहे हैं कि भाई कि हमने बाकियों को बाहर कर दिया है, तो चलो फ़खर है टीम में। अभी अगर आप फ़खर को भी बाहर कर दोगे तो आप किसको लेकर आओगे? आगे पास अब टॉप ऑर्डर का कोई ऑप्शन ही कोई नहीं है। किसको लेकर आओगे किस मायने में? आप कुछ कुछ बेचना चाह रहे हो या आप टैक्टिकली बात कर रहे हो? अगर मैं आप टैक्टिकली देखो तो आप 3 पे आप हारिस को ला सकते हो, 3 पे लेकर और तो आ 6 नंबर पे आप हुसैन तरत को ले आओ, या ठीक है हारिस को ऊपर ला के आप एक्स्ट्रा स्पिनर खिला लो। भाई, आप हारिस को ऊपर ले भी आओ ना, तो हारिस भी वही करेगा जो फ़खर कर रहा है। नहीं, हारिस उसमें इस सबर आ जाएगा ना लोगों को। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हारिस को भी नंबर 3 पे लाने से ये नहीं होगा कि हमारे हमारे वो इशू सॉल्व हो जाएगा। अगर आज हारिस अंडर 50 या अंडर 60 के स्ट्राइक रेट पे खेल के आउट हो रहा है, 3 बॉलों पे 2 रन बना रहा है या 5 बॉलों पे 2 रन बना रहा है ना, तो वो ऊपर भी जाके वो यही करेंगे। वो एक दो बाउंड्री उनकी लगेगी और वो फिर बॉल खड़ी कर देंगे। तो रिलायबिलिटी हमारी बैटिंग का सबसे बड़ा मसला है। और
उसको ठीक करने के लिए जो है वो हमने कोई ऐसा हमारे पास कोई ऐसा प्लेयर है ही नहीं जिसको आप डिपेंड कर सकें। सलमान अली आगा में मुझे जब उसकी इंक्लूजन हुई थी, मुझे ऐसा लगता था कि ये 3-4 नंबर पे खेलेगा। एक सॉलिड आपको मिडल ऑर्डर का प्लेयर मिल गया है जो कि मिडल ऑर्डर में ही खेलता है। उसके पास वो बैगेज नहीं है कि जी कि मैं टॉप ऑर्डर का प्लेयर हूँ तो मैं नीचे नहीं खेल सकता, और जी मैं मुझे ऊपर खेलना है क्योंकि मेरे नीचे से रन नहीं होगा। उसको इस तरह की इनसिक्योरिटीज़ नहीं है, वो प्रॉपर मिडल ऑर्डर का प्लेयर है, तो वो मिडल ऑर्डर में आके अच्छा करेगा। मगर उसका भी प्रॉब्लम यही है कि उसको भी दूसरे एंड से सपोर्ट उस तरह से मिल नहीं रही है। ठीक है? आपने देखा होगा कि वो आपको बहुत अरसे के बाद एक आपको नज़र आया कि सलमान अली आगा ने राशिद खान को टेक ऑन किया है, उसको छक्के मारे। ठीक है? यानी उसने स्पिनर्स को टेक ऑन किया है, और अच्छी तरीके से किया है, सही है, सक्सेसफुली किया है। मगर प्रॉब्लम ये आ रहा है कि उसको वही वाली बात कि उसको अगले एंड से वो सपोर्ट नहीं मिल रही। अगले एंड से उसको उस तरह से पार्टनरशिप बिल्ड नहीं हो रही। कुछ प्लेयर्स होते हैं जो जिनको पार्टनरशिप चाहिए होती है। वो इस तरह नहीं होता कि बस 10 बॉलें खेली चलेगा, 20 बॉलें खेली चलेगा। उनको लंबा सलमान अली आगा ऐसा प्लेयर है जो लंबा खेलना जानता है, मगर उसको अगले एंड से एक सपोर्ट चाहिए जो कि मिल नहीं रही है। तो इसीलिए अब आपको उसका लो स्ट्राइक रेट नज़र आ रहा है, इवन दो वो फॉर्म में भी है। इसीलिए उसको उसका स्ट्राइक रेट बेहतर नहीं हो रहा, क्योंकि वो फँस जाता है आके चौथे 5वें नंबर पे आता है। अगले एंड से विकेटें या तो गिरी हुई होती हैं या गिरना शुरू हो जाती हैं, और वो फँस जाता है। वो फिर अपना उस तरह से खुल के खेल नहीं पाता। फिर आपकी ज़्यादा रिलायंस क्या आती है कि जी हव नवाज़ के लग जाएँ छक्के, फ़हीम के लग जाएँ। ठीक है, आपने अब क्योंकि अब आपने 8वें नंबर तक बैटिंग खिलाई हुई है, तो आपने कुशन दिया हुआ है अपने आप को। इसीलिए उसके भी बैक ऑफ माइंड में है कि हाँ यार, चलो अगर मुझसे थोड़ा-सा ऊपर-नीचे हो भी रहा है, तो मेरे पास नीचे बैकअप है, कुशन है। अब वो कुशन आपका इंडिया के अगेंस्ट एक्सपोज़ हो जाएगा। जब आप 3 पेसर डालोगे, 2 रिस्ट स्पिनर डालोगे, तो वो कुशन गया आपका। ऊपर वाले आपके वैसे ही उस तरह से परफ़ॉर्म नहीं कर रहे हैं। अब प्रेशर गेम आएगा, और अब जब आप लेस प्रेशर गेम में अगर आप परफॉर्म नहीं कर रहे हो, तो जब आपके पास प्रेशर गेम आएगा तो फिर आप कैसे परफॉर्म करोगे? यू नो उसमें फिर आपको फ़खर ज़मान जैसे प्लेयर चाहिए जिनको आइडिया है, या वो चांस आप ले सकते हैं कि हाँ यार, शायद फ़खर जो है ना वो बेहतर करेगा। अब साहबज़ादा फरहान इंडिया के अगेंस्ट शायद मेरे ख्याल से पहली बार खेलेगा। तो आप अनलेस आप इमर्जिंग एशिया कप काउंट करें। हाँ, मगर ये वाला एनवायरनमेंट तो नहीं मिलेगा ना उसको। एनवायरनमेंट तो शायद यहाँ पे भी वही ऐसा ही मिलेगा, क्योंकि सुनने में तो ये आ रहा है कि टिकट्स तो सोल्ड आउट नहीं हुए हैं। नहीं, नहीं, मैं क्राउड की बात नहीं कर रहा। मैं प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ कि हाँ, एक ऐसी टीम यानी कि इंडिया की अब फुल फ्लैश टीम आ रही है ना, इमर्जिंग टीम पे तो इतनी बात उस तरह से बात नहीं होती है। और अब आपको फुल फ्लैश एक टीम मिल रही है, अब आपके सामने सामने बुमराह आके बॉल करा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है आप पे प्रेशर तो होगा ना खेलने का। ठीक है, और आप पीछे से आपके बैक ऑफ माइंड में, हाँ यार कि मेरे रन नहीं हो रहे, मुझे रन करने हैं, राइट? तो कहने का मतलब ये है कि आप ये इश्यूज़, ये जब प्रेशर गेम आते हैं ना, तो आप एक्सपोज़ होते हो, आपके हाथ-पाँव फूलते हैं, यू नो अब वहाँ से अब आपके पास वो कुशन उस तरह से आपकी टीम में नहीं होगा, क्योंकि फिर आपको नीचे से फ़ोर्स चेंजेस करनी पड़ेंगी कि आपको स्पिनर डालना है, आपको एक पेसर डालना है। जब आप पेसर डालोगे, ऊपर से किसी को निकालोगे या नीचे से किसी को निकालोगे, तो ये इश्यूज़ हैं। अब देखते हैं ये लोग किस तरह से उसको सॉर्ट आउट करते हैं। तो आपके नज़र में आपकी स्टार्टिंग 11 क्या होगी इंडिया के खिलाफ? यार आई पर्सनली फ़ील के मैं जो ना चाहूँगा कि साइम अयूब को उससे बाहर बिठाया जाए। मेरे हिसाब से आप फ़खर और साहबज़ादा से आप ओपन कराएँ, और हारिस को नंबर 3 पे डालें, क्योंकि उसका नीचे कोई यूज़ नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है उसको नीचे रखने का। आप उस पे चांस लें, उसको नंबर 3 पे जाके आपने अगर उसको लाइसेंस दिया हुआ है कि भाई तू मार जाके जिस तरह तुझे मारना है, आप उसको जाके खेलने दें जिस तरह भी वो खेलता है। बट ही हैज़ टू कम अप इन द टॉप ऑफ द ऑर्डर, उसको नीचे रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसकी वजह से सलमान अली आगा भी जो है वो खुल के नहीं खेल पा रहा है, वो फँसा हुआ है। आपका वो प्रॉपर नंबर 4 का बैटर है वो। तो मेरे हिसाब से तो साहबज़ादा फरहान, फ़खर, हारिस,
सलमान अली आगा, हसन नवाज, ये आपके टॉप 5 हो गए। नवाज आपका नंबर 6 पे ऑटोमेटिकली आता है क्योंकि वो परफॉर्म कर दिया उसने। तो ये तो आपके टॉप 6 हो गए, ठीक है। आप सुफियान मुकीम को और अबरार को डालोगे, ये आपके प्रॉपर आप स्पेशलिस्ट के साथ आप जाओ, तो ये आपके 8 हो गए। अगर आपको बॉलिंग एक्स्ट्रा चाहिए भी तो आपके पास ऑलवेज सलमान अली आगा का ऑप्शन है। तो ये आपके 8 हो गए। फिर उसके बाद आपके पेसर्स आते हैं जो कि शाहीन है, हारिस है। अब तीसरा ऑप्शन आप देख सकते हैं कि आपने प्रॉपर जेन्युइन पेसर खिलाना है जो वसीम जूनियर या हसन अली है, या आपने फ़हीम को खिलाना है। मैं पर्सनली फ़हीम के साथ जाऊंगा ताकि आपको वो कुशन आपका मेंटेन रहे नीचे, कि यार हमारे पास है, बैटिंग है। तो ये दिस इज़ हाउ आई वुड गो। अगर आप साइम को रखते हो तो फिर आपको नीचे से फ़हीम को निकालना पड़ेगा, या फिर आपने सिर्फ एक एक पे स्पिनर के साथ जाना है तो वो फिर ऑब्वियसली वो वही वाला इशू घूम फिर के आ जाएगा, चैंपियंस ट्रॉफी वाला, कि आप एक स्पिनर के साथ गए थे। लेकिन फिर वो साइम अयूब का अब तो वो क्या कहते हैं, स्पिनर वो भी अच्छी खासी स्पिन करा लेता है। करा तो लेता है, मगर प्रॉब्लम ये है ना कि आप कितने स्पिनर खिलाओगे। प्रॉब्लम ये है कि साइम को आप नए बॉल से यूज़ करते हो। आप आप मिडिल ओवर्स में साइम को नहीं यूज़ करते हो, आप पावर प्ले में यूज़ करते हो, नया बॉल यूज़ करते हो उसको, ठीक है ना? तो उसके लिए आपके पास ऑलरेडी शाहीन है, आके आप ऑलरेडी अबरार से वो काम करवा सकते हो, यू नो सलमान अली आगा का ऑप्शन है जो आप यूज़ कर सकते हो। तो आपके पास ऑप्शंस हैं, ऐसा नहीं है कि आपके पास वो ऑप्शंस हैं। असल प्रॉब्लम आपका मिडिल ओवर्स का है। मिडिल ओवर्स में कौन आके बॉलिंग कराएगा? मिडिल ओवर्स के आपके पास, अगर आप अबरार और सुफियान को खिलाते हैं तो आपके पास थोड़ा सा मिडिल ओवर्स में एक होगा कि हाँ यार हमारे पास स्पेशलिस्ट बॉलर्स हैं। ऑल्दो के स्पिन पे वो लोग बहुत पक्के हैं, इंडियंस। तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा कोई कि बहुत हमें एडवांटेज मिल जाएगा। बट एटलीस्ट आपको ये होगा बैक ऑफ माइंड में, हाँ, है कि दीज आर द बेस्ट गाइस वी हैव। पार्ट टाइमर्स के साथ वही एक रहता है, वो हाइंडसाइट के, यार यार उसको साइम अय्यूब को खिला बॉलिंग दे दी तो मार पड़ गई उसको, अबरार को खिलाते तो शायद मारनी पड़ती, या सुफियान को खिलाते तो मारनी पड़ती। तो आप अपने अपने आप से वो प्रेशर हटाओ, आप प्रॉपर जिसका जो रोल है, जो बंदा जिस वजह से टीम में आया है उसको वो रोल दो। अगर वो परफॉर्म नहीं करता दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, मगर कम से कम आप स्पेशलिस्ट के साथ तो जाओ। आप ये जो तीतर बटेर वाली जो हरकतें करते रहते हैं ना, कि आप बस उससे 2 ओवर करवा लिए, उससे 3 ओवर करवा लिए, और आधे तीतर आधे बटेर रखे हुए हैं, उससे आपका काम खराब होता है, उससे आपको मसला होता है। तो ये मैं आई पर्सनली फील कि दिस इज़ हाउ दिस शुड गो। बट गिवन जिस तरह से ये लोग इन्होंने यूएई वगैरह में ये ट्राई सीरीज़ में ये चीज़ें ट्राई नहीं की हैं, यू नेवर नो कि आपको जो टीम फाइनल खेली है यूएई के ट्राई सीरीज़ का, आपको वही टीम जो है वो नज़र आए इंडिया के अगेंस्ट खेलती हुई। क्योंकि इंडिया ने भी आई थिंक एक प्रॉपर फास्ट बॉलर रखा है। आई मीन हार्दिक पांड्या इज नॉट अ, मतलब हार्दिक पांड्या इज आल्सो अ प्रॉपर फास्ट बॉलर, बट स्पेशलिस्ट के लिहाज से ओनली जसप्रीत बुमराह वाज द ओनली फास्ट बॉलर। तो अगर उस लिहाज से अगर आप देखें तो आई वुड नॉट बी सरप्राइज कि ये लोग फ़हीम से मगर स्टार्ट कराते हैं। देखें वो, हाँ, मगर उसमें आप देखें ना कि उनके पास जो बॉलर जो उन्होंने यूएई के अगेंस्ट खिलाए, बुमराह, पांड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव और दुबे। दुबे तो चलो बाद में आया, बट वरुण खेला था। मेरे ख्याल से, मैं चेक करता हूँ एक सेकंड। वरुण शायद खेला है। कुलदीप यादव, वरुण, दुबे, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, पांड्या और या 6 बॉलर हैं। तो अगर आप दुबे को हटाएं अभी फिलहाल, तो ये जो बाकी बॉलर है ना, ये पूरे 4 ओवर कराने वाले बॉलर हैं। आई मीन पांड्या ने सिर्फ एक ही कराया था। वो तो सिचुएशन ऐसी हुँ। हुई ना उनकी, उनका पहला गेम था, उनको नज़र आ गया कि भाई के उसको शायद आई थिंक 2-3 बाउंड्रियां पड़ गई थी,
इसलिए उन्होंने पेस को हटा के, और बुमराह की भी बॉलिंग शुरू में अच्छी नहीं हुई है, तो उन्होंने कहा कि पेसर को हटा के स्पिनर से लेकर आओ स्पिनर्स को। तो वो स्पिनर्स को जल्दी ले आए। बट पॉइंट इज के ये सारे 4 ओवर वाले बॉलर हैं, इनको पूरे 4 ओवर कराएंगे ये एज हुँ, द टूर्नामेंट प्रोग्रेस। यही चीज़ आप अप्लाई करो जो अभी टीम खेली है। फ़हीम अशरफ 4 ओवर कराएगा नहीं, नो, नवाज 4 ओवर कराएगा, सुफियान कराएगा, अबरार कराएगा, ठीक है, शाहीन कराएगा, हारिस कराएगा। अभी जो आपने फाइनल में टीम खिलाई है उसमें एक ही पेसर खेला है ना, राइट? हुँ, दूसरा पेसर आपका फ़हीम था। फ़हीम था। फ़हीम आपके 4 ओवर वाला बॉलर नहीं है, सही है, 4 ओवर आप नहीं करवा रहे हो उससे। साइम अयूब को आप नए बॉल से 4 ओवर करा दोगे तो फिर आपको नीचे के जो स्पिनर हैं उनके ओवर आपको काटने पड़ेंगे। आई थिंक फ़हीम के ओवर साइम अयूब कराएगा। फ़हीम के जो 2 ओवर रहते हैं, जो 2 ओवर नहीं कराता वो साइम अयूब से फिल इन करवाएँगे। अगर कंडीशंस ऐसी मिलती हैं जहाँ पे जो कि मोस्ट लाइकली मिलेंगी। देयर हाँ, इज़ नो आप वे कि उसमें देखो ना, दुबई में स्पिन ट्रैक फेवर्ड ना हो। उसमें उसमें प्रॉब्लम ये है ना कि फिर आप डेथ में एक्सपोज होते हो, फिर डेथ में बॉलिंग कौन कराएगा? आई मीन दैट गोज़ बोथ वेज़। क्योंकि फिर आप वही आ जाते हो, फिर आप वही आखिर में स्पिनर्स पर आ जाओगे, जो पहले हमारे कप्तान हरकतें करते थे कि वो आखिरी ओवर तक स्पिनर को रखते थे, यू नो। आई मीन अफ़गानिस्तान ने यही किया, वो उनको महँगा पड़ा। मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये चीज़ें आप आपको नज़र आ रही हैं, सिचुएशन ऐसी बनी कि आपको आखिर में स्पिनर्स कराने पड़ गए, तो मार तो पड़ेगी। अब सुफियान मुकीम साउथ अफ्रीका गया था, तो वहाँ मार पड़ी थी ना उसको, जहाँ बॉल पे थोड़ा सा ग्रिप नहीं मिलेगा, स्पिन नहीं मिलेगा, या बेहतर स्पिन खेलने वाले बैटर्स आएंगे तो वो उनके लिए इतना कोई, अब मुझे बताओ ना, इंडियन बैटर्स जो हैं वो कुलदीप यादव को खेल रहे हैं, राइट? तो उनको आइडिया है ना कि चाइना मैन कैसे, वो कोई मिस्ट्री स्पिनर तो नहीं है ना उनके लिए। या अगर वो अबरार, फिर भी थोड़ा सा टैकल उनको करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो उसको पिच से थोड़ी सी असिस्टेंस अगर मिली तो मुश्किल होता है उसको पकड़ना, राइट? और वो फिर नया बॉल भी कराता है, तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो चांस लेना जो है ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है पाकिस्तान टीम के लिए। इसीलिए हमें जो है ना इश्यूज आ रहे हैं, क्योंकि हमारी प्लेइंग 11 इसीलिए नहीं बन पा रही है, क्योंकि हमारा सारे, आपने प्लेयर्स जमा तो कर लिए हैं कि हाँ यार हमारे पास ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, मगर आप किसी एक ग्रुप के साथ ना स्टिक नहीं कर रहे हो कि हाँ यार ये है हमारे प्लेयर्स, ये हमारी प्लेइंग 11 है, चाहे स्पिन हो, फास्ट हो, चाहे तगड़ी टीम हो, हल्की टीम हो, हमने यही खिलानी है, अनलेस कि कोई हमें जो फोर्स चेंज करनी पड़े। नहीं, पॉइंट्स तो बहुत वैलिड हैं और और ये पॉइंट्स मतलब काफ़ी अरसे से उठाए जा रहे हैं। तो बट बिफोर वी क्लोज आउट, क्या अगर थोड़ी सी इन्वायरमेंट में बात की जाए, कुछ पोस्ट हमने देखी जो कि इंडियन साइड से रिलीज़ हुई हैं जिसमें मतलब पाकिस्तान का लोगो मतलब नहीं लगाया गया है। हाँ, इन सेंसर लोगों बोर्ड, इन सेंसर ने मना कर दिया। हाँ, उन लोगों को शायद कोई लोगों से कुछ मसला है। हम्म। वो लोगो पहनना नहीं चाहते, अब तो खैर लगाना भी नहीं चाहते हैं। पता नहीं कोई सुप्रीम कोर्ट में कोई पिटिशन भी हुआ था कि भाई बीसीसीआई को मना किया जाए कि वो पाकिस्तान से खेले ना। फिर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बन रही थी कि सूर्या को मारा जाते हैं, सलमान अली अगर हाथ नहीं मिलाया, लाइक ऑल दीज थिंग्स। और फिर सुनने में ये आया है कि टिकट्स मतलब अवेलेबल हैं, सोल्ड आउट नहीं हुई हैं। आई थिंक टू अ पॉइंट पे मतलब टिकट्स को सेल पे लगाया गया है टू टू इंश्योर के सेल्स हों। आई थिंक एटमॉस्फेयर के लिहाज से आप क्या कहते हैं? डू यू आई थिंक काफ़ी अनहेल्दी सा एटमॉस्फेयर होगा अगर होता है, क्योंकि जर्नलिस्ट के भी क्वेश्चन बड़े अजीब अजीब से थे, एग्रेशन ऑन द फील्ड या एग्रेशन अलाउ है कि नहीं है, एक्सेट्रा।
आई थिंक एनवायरनमेंट के एटमॉस्फेयर के लिहाज से आप क्या कहते हैं? डू यू आर यू एक्सपेक्टिंग अ गुड मैच? डू यू और आर यू एक्सपेक्टिंग कि इमोशंस विल टेक अ रॉन्ग टर्न? आई डोंट थिंक इमोशन वगैरह का कोई इतना इसमें मैटर करता है। पॉइंट इसके टीम अच्छा मैच तो आप एक्सपेक्ट बिल्कुल करोगे कि अच्छा मैच होना चाहिए। यू नो सबको पता है कि ये मैच ऐसा है जहाँ पर आप बिल्कुल ही जिन आप जो है ना या तो ऊपर जाओगे या नीचे आओगे। और पर्टिकुलरली पाकिस्तान टीम का केस ऐसा है कि अगर आपने ये मैच जीत लिया तो आपका फिर आपका फिर ग्राफ ऊपर ही ऊपर है। उसके बाद उसके बाद जो मर्जी आप करें, आपको फिर वो एक एक आपकी एक पहचान बन जाएगी कि हाँ यार कि हमने ये वाला मैच मारा था इंडिया को। तो इंडिया इससे ज़्यादा पाकिस्तान के लिए जो है वो अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। इंडिया का तो सब मान के बैठे हुए हैं कि हाँ यार कि वो स्ट्रॉन्गर टीम है, वो मार देगी। रिसेंटली आप इंडिया ने अपर हैंड रखा हुआ है पाकिस्तान पे, बहुत वन साइडेड गेम भी मारे हुए हैं। तो यस, आप कह सकते हैं कि ऑन द फील्ड जो है वो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत फ़र्क पड़ेगा। हाँ, ऑफ द फील्ड जो हरकतें हुई हुई हैं उसमें आई थिंक उसी वजह से टिकट सोल्ड आउट भी नहीं हुई है, उन्हीं हरकतों की वजह से। पहले मना कर देना, फिर बाद में आके सेलेक्टिव अपनी पॉलिसी रखना कि जी हम बस मल्टीनेशनल खेलेंगे, बायलैटरल नहीं खेलेंगे। अब और ये बहुत स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट था अक्रॉस द बॉर्डर कि नहीं जी हमें खेलना ही नहीं चाहिए, और आपने बद विदाउट एनी रेजिस्टेंस आपने कहा नहीं जी हम खेलेंगे। यू नो तो वो अपने और हम सबको पता है कि यूएई में भी अगर फैंस आएंगे भी तो वो ज़्यादा इंडियन फैंस ही होंगे, पाकिस्तानी फैंस उस तरह से शायद आपको ज़्यादा नज़र भी नहीं आए क्योंकि वहाँ तो बेचारों को वीज़ा भी नहीं मिल रहा, राइट? तो आना ज़्यादातर ब्लू सपोर्टर्स ने ही है और था। बट अगर वो उन्होंने टिकट्स नहीं ली हैं, तो दैट मीन्स कि उनको भी जो है ना ये पूरा जो जिस तरह से ये हैंडलिंग हुई है बीसीसीआई की तरफ से, दे डिडन्ट रियली लाइक इट दैट मच। तो अ, बट आई मीन एज़ अ क्रिकेट फैन आप एक्सपेक्ट करोगे कि हाँ यार अच्छा गेम हो, मज़ा आए देखने में, क्योंकि हमें अपनी टीम का पता है। हमारी टीम ने तो कोई बहुत कमाल नहीं करना। हम तो आप यही एक्सपेक्ट करोगे कि यार कि चलो वन बैड डे उनका आ जाए, राइट? तो हम शायद फिर कुछ कर लें। आई थिंक उनका बैड डे ही था जो हमने सीज़ किया था। बट आई डोंट थिंक कि दैट हैपेंस टाइम एंड टाइम अगेन। आई मीन जो जिन जिन ओकेजन्स में आपको मौका मिला सीज़ करने का, आप नहीं कर सके ना। Others rose to the occasion a lot more swiftly than we did. तो चलें, हाँ, फिर आज उस लिहाज से आज का सेशन रैप अप करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट्स बिलो। आप लोगों को क्या लगता है पाकिस्तान की टीम के क्या रिजल्ट आएगा? कैन पाकिस्तान विन? कैन पाकिस्तान कॉज़ एन अपसेट? क्योंकि फ्रैंकली इंडिया इज़ a much stronger team on paper and what we have seen from their first game. तो अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।